नमस्कार बच्चों। आज हम विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह वार्तालाप करते समय अपने भावों के अनुसार हम अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। कभी हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ देर रुकते हैं, फिर अगला वाक्य बोलते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है वे संकेत, वे चिन्ह जो हमें बताते हैं कि किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हमें कहाँ और कितनी देर रुकना है। तो कुछ मुख्य विराम चिन्हों का आज हम अध्ययन करेंगे। यह है पूर्ण विराम का चिन्ह। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में नहीं किया जाता है। जब हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य हमारा समाप्त होता है, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे आज तेज धूप निकली है, हमारा वाक्य खत्म हो गया और हमने पूर्ण विराम लगाना है। कल हम पिकनिक जाएंगे, पूर्ण विराम। तो वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम, यह है अल्प विराम का चिन्ह। तो अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पे करते हैं। जैसे जहाँ थोड़ी देर रुकना हो, अगर आपको थोड़ी देर रुकना है, वहाँ पर आप अल्प विराम यानी बहुत कम समय के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे हमने बहुत सारे फल ले लिए, आम, जाम, केला, संतरा, तो इन सारे फलों को एक साथ नहीं लिख सकते। थोड़ी देर रुकना है, आम अल्प विराम लगाओ, जाम अल्प विराम लगाओ, संतरा अल्प विराम लगाओ। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखो, तो हम सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक साथ नहीं लिखेंगे, हम उनके बीच में थोड़ी देर विराम लेंगे। तो उस समय अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल कम समय का विराम लेते हैं। कभी कभी कुछ वाक्यों में भी प्रयोग करते हैं, जैसे हम जल्दी घर आ जाते, थोड़ा सा अल्प विराम लगाया, थोड़ा रुका, हम जल्दी घर आ जाते परंतु बस नहीं मिली, पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। पिता बोले, थोड़ी देर रुकना है, क्या बोले इसके लिए थोड़ी देर रुकना है, तो अल्प विराम लगेगा। पिता बोले कल मुझे बाहर जाना है, तो पिता ने बोला है, उसके बाद में हम अल्प विराम लगाएंगे। तो क्लियर हो गया अल्प विराम कब लगता है। ये कई प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए लगाया जाता है। अब है अर्धविराम। अर्धविराम का ये चिन्ह है। अब अर्धविराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ अल्पविराम से अधिक समय, ये जो अल्पविराम है इससे जहाँ अधिक समय लगता हो और पूर्ण विराम से कम समय लगता हो, ये है अल्प विराम। इस विराम से यानी वो बिल्कुल कम समय और पूर्ण विराम में ज़्यादा समय में के लिए लगता है, मतलब वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम लगता है। कम समय के लिए रुकने पर ये, और कम समय और ये ज़्यादा समय का है, और ये अल्प विराम इन दोनों के बीच में आता है। जहाँ पर अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से कम समय और पूर्ण विराम से अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय लगे, वहाँ पर अर्धविराम आता है। जैसे मन लगा कर पढ़ो, थोड़ा हम रुकेंगे, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे। परीक्षाएं आरंभ होने वाली है, फिर लगाएंगे पूर्ण विराम, है ना। तो अर्धविराम का क्लियर हो गया आपका। अल्प विराम से अधिक समय लगता है, पूर्ण विराम से कम समय लगता है, वहाँ अल्प विराम अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मैंने उसे बहुत समझाया, अब अर्ध विराम लगेगा, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा। मैंने उसे बहुत समझाया,
पर वह नहीं माना, पूर्ण विराम आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये तीनों विराम आपको क्लियर याद होना चाहिए। अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह? ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में। जैसे हम किसी से प्रश्न पूछेंगे, आप कहाँ रहते हो, तब हम उसके बाद में प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक बताना है आपको। प्रश्न वाले ने जो प्रश्न पूछा है तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। आपका नाम क्या है, ये भी एक प्रश्न पूछा गया है, तो नाम क्या है, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम कभी किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, वहां पर उसकी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये है, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे लगाते हैं। ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब इसे कहाँ प्रयोग करते हैं? खुशी, जब हम खुश होते हैं, हर्ष, शोक, दुखी होते हैं, घृणा करते हैं, आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, खुशी, दुख और घृणा को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह, हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। कितनी गर्मी है, ओह कितनी गर्मी है, तो ओह के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। उफ, उफ के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। दुख की बात है, उफ, एक दुख का भाव आता है, उफ मेरी उंगली कट गई, दुख आया ना, तो जब दुख का भाव आता है वहाँ ये लगेंगे। और जन्मदिन की शुभकामनाएं देते समय भी हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हम हर्ष, शोक, विस्मय और घृणा आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों तथा वाक्यों के बाद प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह, ये देखिए ध्यान दीजिए, निर्देशक चिन्ह कैसा लगाया जाता है, किस तरह का होता है। तो इसका आकार योजक से बड़ा होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है। योजक चिन्ह जो अभी हमने देखा यहाँ पे, ये है, ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। तो योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीत शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में लगाया जाता है। जैसे रात और रात, दोनों रात के बीच में योजक चिन्ह आएगा। पहले पहले, उसके बीच में योजक चिन्ह आएगा। जब जब, योजक चिन्ह आएगा। रात दिन, योजक चिन्ह आएगा। जीवन मरण, योजक चिन्ह आएगा। सुख दुख, ये योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह छोटा होता है। समझ में आ गया आपको? अभी निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका आकार योजक से बड़ा होता है और इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा, जो बात माँ ने कही है उसको बताने के लिए हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। माँ ने निर्देश दिया है, माँ ने कहा सदा समय पर काम करना चाहिए, तब वहाँ निर्देशक चिन्ह लगेगा। शिक्षिका बोली, शिक्षिका क्या बोली, शिक्षिका ने क्या निर्देश दिया, सब पाठशाला समय पर आओ या आया करो, तो वहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगेगा। ये दोनों चिन्ह को ध्यान रखिए, योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। निर्देश जहाँ दिया जाता है वहाँ निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। अभी आ गया हमारा विवरण चिन्ह। ये देखिए विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह कहाँ लगाते हैं? जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो, किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो वहाँ पर विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे
संज्ञा के 3 भेद है। अब हमको उसका विवरण देना है। कौन कौन से भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो तीनों का विवरण देने से पहले विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहले विवरण चिन्ह लगाओ, उसके बाद दिनों के नाम लिखो। ठीक है। अब अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। ये है उद्धरण चिन्ह। देखिए, किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, ये वाला, इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और ये है इखरा उद्धरण चिन्ह, इसे इखरा कहते हैं। जैसे गांधी जी ने क्या कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो किसी के कथन को उसी रूप में वो कहने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसमें इस दोहरे उद्धरण चिन्ह को लिखेंगे। और उसके बाद में किसी लेखक के उपनाम को या कहानी, कविता, उपन्यास या पुस्तक के शीर्षक को क्या करते हैं? हम एक खरे उद्धरण चिन्ह से में दर्शाते हैं। जैसे हम कहेंगे निर्मला। निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है, तो निर्मला के बाद में शब्द के पर ये इखरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये किसकी कविता है? शिवमंगल सिंह सुमन जी की है। तो यहाँ पे भी इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। कहाँ कहाँ उद्धरण चिन्ह लगता है इकहरा? लेखक का उपनाम, कविता, कहानी, उपन्यास या पुस्तक के शीर्षक को इकहरे उद्धरण के द्वारा दर्शाया जाता है। या किसी के कथन को उसके मूल रूप में दिखाने के लिए इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, और ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है। तो आपको समझ में आ गया, दोहरा और ये इकहरा। दोहरे को किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आ गया हमारे पास कोष्ठक चिन्ह। ये देखिए कोष्ठक चिन्ह कैसा है। तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कभी कोई नाटक हो रही है, तो एक राजा है, एक अपराधी है। तो राजा ने गुस्से में कहा, क्रोध में कहा, इसे बंदी गृह, अपराधी को कारागार में डाल दो। तो अपराधी को कारागार में डालने के लिए जब निर्देश देते हैं तो कैसे देते हैं? क्रोध में। राजा ने क्रोध में कहा, तो क्रोध को हम कोष्ठक में लिखेंगे। उसने विनम्रता से सबको प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? विनम्रता से। तो विनम्रता को कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है। क्रम सूचक जो वाक्य होते हैं हमारे अक्षरों तथा अंकों को दर्शाने के लिए, जैसे क को भी कोष्ठक में लिख, ग, घ, 1 2 3 4, ये सब 1 2 3 4 ये सब नंबरों को कैसे लिखते हैं? कोष्ठक में लिखते हैं। ये क्रमबद्ध सूचक चिन्ह है। इनको दर्शाने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है लाघव चिन्ह। देखो लाघव चिन्ह कैसा लगा है। ये एक जीरो बिंदी की तरह है लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो अभी राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़ा नाम है। अब उसे आपको छोटा करके लिखना है तो डॉक्टर के बाद में आप लाघव चिन्ह लगा दो, छोटा सा चिन्ह लगा दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में अगर आपको लिखना है मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी के बाद में आप लाघव चिन्ह लगा दो, मुंशी हो जाएगा। पूरा मुंशी नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेमचंद लिख दिया। उसके बाद अगर लिखना है पंडित मनमोहन मालवीय, तो मनमोहन मालवीय बहुत बड़ा नाम है, तो आप प के बाद में लाघव चिन्ह लगा दो, पंडित हो जाएगा। ठीक है। आखिरी में हमारा है हस्यपद, हस्पद चिन्ह, हस्पद चिन्ह बोलते हैं इसको, हस्पद चिन्ह। देखिए ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। इसका प्रयोग लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है। यह अधूरा वाक्य है। चांदनी रात में
चांदनी रात में चांद बहुत सुंदर लगता है। चांद छोड़ दिया था हमने। ताज, चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है। ताज महल बहुत सुंदर लगता है। महल छूट गया है तो उसको दर्शाने के लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है, कल हमारे देश का वार्षिक महोत्सव है। हम विद्यालय लिखना भूल गए तो फिर ये हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर हम विद्यालय लिख देंगे। कल हमारे विद्यालय का वार्षिक महोत्सव है। तो किसी लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे 12 विराम चिन्ह। कितने विराम चिन्ह थे? 12। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंस पद चिन्ह। इन चिन्हों को याद करिए। ये हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक होते हैं। ये चिन्हों को जब आप याद कर लेंगे तो ये आप अपनी लेखनी में इनका प्रयोग करना शुरू करें। इनका जब लेखनी में प्रयोग करते हैं तो आप शुद्ध हिंदी में बात को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।